अस्सलामुअलैकुम। आज जो है सेकेंड ईयर फिज़िक्स के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। देखो बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं, इतने आसान न्यूमेरिकल हैं कि क्लास 9 के लेवल के न्यूमेरिकल हैं। जस्ट एक छोटी सी वीडियो वॉच कर लो, इन दो में से एक भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपको 5 नंबर पूरे सीधे सीधे मिल जाएंगे या 4 नंबर। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप इसे वॉच करो। चैप्टर हमारा है 19, क्लास 12 है और फिज़िक्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, रट्टा नहीं लगवाऊंगा, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डेटा कि हमें क्या गिवन है, और उसके बाद हम लिख लेंगे टू फाइंड। छोटी सी मैं डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा ताकि बात समझ आए। एन एसी जनरेटर, देखो एसी जनरेटर क्या है, जो कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जनरेटर लगा हुआ है। आपने जनरेटर देखा होगा ना, चलते हुए जनरेटर देखा होगा। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल रही होती है उसमें। अब एसी जनरेटर है तो इसका मतलब क्या है, एसी करंट आएगा। एसी करंट से क्या मतलब है, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। ये आपके पास हो गया एसी जनरेटर। एन एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग करंट। याद रखना, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। ठीक है, हमेशा याद रखना एसी करंट में क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। देखो आपके पास अगर आपके घर में बल्ब लगा हुआ है ना, उसमें जब एसी करंट आएगा तो पता है क्या होगा, आपका बल्ब कभी चालू होगा कभी बुझेगा, कभी चालू कभी बुझेगा, कभी चालू कभी बुझेगा। ठीक है, विथ मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज ये वाली वैल्यू 0 से लेकर जहाँ तक ये मैक्सिमम गया है, पॉजिटिव नेगेटिव में सेम ही वैल्यू आती है। पॉजिटिव में अगर समझ लो 339 आ रही है तो नेगेटिव में -339 आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ बनाने में बड़ा छोटा हो गया, लेकिन इस तरह समझना। तो 0 से लेकर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी ना, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज। अच्छा, तो आपको जो वोल्टेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 240। अच्छा याद रखना ये RMS वैल्यू है, VRMS, क्योंकि मैक्सिमम हमें कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हमें इस सवाल में कैलकुलेट करना है। तो VRMS की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 240 वोल्ट। अच्छा, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर AC 50 हर्ट्ज। अब ज़रा बात समझो, आपके घर में ये जब ये साइकिल्स आते हैं, आपको पता होगा जब ये वेव आती है तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी ना, कि कितनी वेव्स आ रही हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। सही, अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पीक वैल्यू। जब भी मैंने कहा कि ये मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ V40 जो है, मैंने लिया VRMS। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके सामने आ गई। आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है, आपको कैलकुलेट करके बताना है V पीक। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करके बतानी। बहुत आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला आप लगाओगे, आपके सामने वैल्यू जो है वो निकल कर आएगी। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ये पीक वैल्यू होती है, जिसे मैं मैक्सिमम भी कह रहा था, ये पीक वैल्यू होती है कि आप 0 से कहाँ तक गए, तो वो कैलकुलेट करते हैं कि पीक वैल्यू क्या है, और फिर उसकी RMS वैल्यू बनती है। अच्छा अब सोल्यूशन करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, V पीक, पीक निकालना है ना, पीक वोल्टेज, तो √2 मल्टीप्लाई बाय VRMS। अच्छा देखो सिंपल, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस √2 को ऐसे ही लिख रहे हैं। तो VRMS कितना दिया हुआ है, 240। अच्छा अब 240 को सिंपल आप मल्टीप्लाई करा दो √2 से, तो √2 मल्टीप्लाई 240, द आंसर इज 339। तो V पीक आपके पास आ रहा है, यानी जो पीक वोल्टेज आपके पास आ रहा है 339.4। अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा। तो V पीक, ये लिखना पीक इसी 339। ठीक है, ये फाइनल आंसर है आप लोगों का। इस तरह से आपने बोर्ड एग्जाम में इसे परफॉर्म कर आना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस एक छोटा सा आंसर, छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे खासे हैं। अच्छा अब ये थोड़ा समझना, ये समझने वाला है। देखो इसी से करते हैं, 2 कॉइल्स, आपके पास कितने कॉइल हैं, 2 कॉइल है। डायग्राम बनाओ, गिवन डेटा
और 2 फाइन। दो कॉइल हैं, एक कॉइल ये हो गया और दूसरा कॉइल ये हो गया। ठीक है, कॉइल आपने ऐसे ही पढ़ा था ना, तार को ये जो घुमा दिया जाता है ये कॉइल हो जाता है। ठीक है, ये दो कॉइल हो गए आपके पास। आर प्लेस एडजेसेंट, दोनों कॉइल एक दूसरे के क्या रखे हुए हैं, करीब करीब रखे हुए हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है करीब करीब, टू ईच अदर। ये एक कॉइल हो गया, ये दूसरा कॉइल हो गया। पहला कॉइल जो होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। देखो पहला है तो प्राइमरी कह देते हैं। जैसे आप शुरू में जो स्कूल पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल कहलाता है ना, तो इसमें जो करंट होगा उसे हम बोलेंगे IP, इसमें जो वोल्टेज होगा उसे हम बोलेंगे VP। अच्छा, अब इस कॉइल की वजह से मैं कैसे इस कॉइल में करंट आएगा अभी बताता हूँ। इस कॉइल की वजह से इसमें वोल्टेज आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे ES। E का मतलब इंड्यूस मतलब पैदा हुआ। इसकी वजह से देखो इसमें वोल्टेज है, बात समझो, इसमें वोल्टेज है। अब इसमें क्या होता है, फैराडे लॉ की वजह से, फैराडे लॉ याद करो, फैराडे लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि करंट में टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आएगा। इसमें हम करंट को कम ज्यादा करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट से, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसमें वोल्टेज आ जाएगा बगैर टच करे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से वोल्टेज आ जाएगा इस वाले कॉइल में, उसे हम बोलेंगे ES। अच्छा, एंड अ चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल। देखो फर्स्ट कॉइल में क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। याद रखना टाइम के रिस्पेक्ट से करंट चेंज होगा। करंट किसके रिस्पेक्ट से चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट से। फर्स्ट कॉइल इंड्यूस एन EMF, तो इसमें क्या आ जाएगा, EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज ही होता है EMF। ठीक है, बस EMF इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि इसमें करंट के चेंज होने की वजह से इसमें आ गया। ठीक है, अब कितना आया, 0.5, तो ES इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट इन द सेकेंडरी कॉइल। देखो सिंपल अल्फाजों में लिख दिया सेकेंडरी कॉइल। इफ द म्यूचुअल इंडक्शन, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है मैं बताता हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली होता है M 0.5 0.2 हेनरी। ये H हर्ट्स नहीं होता, हेनरी होता है। हर्ट्स के लिए तो देखो हम Z लगाते हैं, जस्ट H लिखा हुआ तो वो हेनरी होता है। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बताती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस रिलेशन बताती है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में जो हो रहा है ना इफेक्ट, इसका रिलेशन बताती है कि प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में कितना वोल्टेज आएगा, इस बारे में रिलेशन बताती है। अच्छा, कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आपने क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसको ऐसे लिख लो, डावा IP अपॉन डावा T, डेल IP अपॉन डेल T। देखो लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। ठीक है, अच्छा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, DIP अपॉन DT। दोनों में से कुछ भी लिख लो, बेहतर आपको जो लगे। अब आओ जरा से सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, फॉर्मूला देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद होगा, ES इज इक्वल टू -M। ये माइनस आता है लेंस लॉ की वजह से, डेल IP अपॉन डेल T। इसको नीचे ले आओ, तो माइनस को इधर ले आओ, तो ये आ गया डेल IP अपॉन डेल T। सही। अब देखो आपको इसकी वैल्यू पता है वोल्टेज की, इंड्यूस EMF की, जो कि दी हुई थी 0.5 और 0.2। तो करंट में जो चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से वो आ जाएगा, माइनस ज़रूर लगा लेना। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2, द आंसर इज 2.5। 2.5। अच्छा, अब देखो यूनिट क्या आएगा, करंट है तो एम्पेयर, डिवाइड में क्या टाइम तो सेकेंड, एम्पेयर पर सेकेंड। तो इतना चेंज हुआ होगा करंट इस वाले कॉइल में, तो फिर कितना वोल्टेज पैदा हुआ दूसरे कॉइल में, 0.5 वोल्ट। अब ये न्यूमेरिकल आपको समझ तो आ गए होंगे फॉर्मूले के हिसाब से और दूसरे हिसाब से, लेकिन ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग जब भी डेवलप होगी जब आपने क्या पढ़ा होगा, इसका आपने पढ़ा होगा बेसिक चैप्टर, जो कि मैंने पूरा पढ़ा रखा है आपको।
तो कोई टॉपिक ना समझ में आओ तो सर्च करके देख सकते हो। इन दोनों न्यूमेरिकल को कर लो, बस छोटे छोटे से फॉर्मूले लग रहे हैं, बच्चों वाले न्यूमेरिकल हैं। फर्स्ट ईयर में तो आपने बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल करे हैं, तो इनको समझ लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखें।